हाय फ्रेंड्स, लैंग्वेज स्टार क्लासेस आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके अपने अनसलिस ढंग से बताएंगे कि 1 मिनट में चुटकी बजाते ही आप पहचान कर लेंगे कि कौन किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। इसकी हिंदी वाक्य की पहचान जो है रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। अब देखिए वाक्य के अंत में रहा था आया तो सीधे आप जान जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी इंग्लिश में पहचान आपको बता देते हैं। इंग्लिश में पहचान क्या रहेगा? जैसे सेंटेंस है आई वाज गोइंग टू स्कूल। तो सबसे पहले हम शुरू में ही बताए हैं कि टेंस में केवल 2 टेंस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती है और बाकी सब में ऑक्सिलरी वर्ब होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से आप पहचान कर सकते हैं कि किस टेंस का है। अब वाज अगर आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है तो वाज जब आपने देखा वाज है, इट्स मीन है किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इंग्लिश पहचान हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब पर आते हैं। एक बार हम फिर आपको रिपीट करना चाहेंगे कि जैसे पहले वीडियो में हम बताए थे जो वर्ब है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब एक है जो आपको टेंस के बारे में बताती है। टेंस मतलब क्या होता है, समय बताती है किस समय कार्य हुआ, वो एक कार्य किस समय संपन्न हुआ, ये हमें ऑक्सिलरी वर्ब बताती है। इसी नाते इसको टेंस वर्ब भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो समय के बारे में बताती है, कर्ता किस समय में कार्य किया, इस बात को ये ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर करती है। उदाहरण भी आपको दिए थे कि जैसे मान लीजिए है कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब आई एम यहाँ पर है तो आप जान जाएंगे, सीधे लिख देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर यही आई वाज गोइंग है तो आप क्या लिख देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लिख देंगे? तो एम और वाज से पता चला कि प्रेजेंट का है और ये किसका है, पास्ट का है। ऑक्सिलरी वर्ब को इस नाते हम क्या कहते हैं, टेंस वर्ब भी कहते हैं और इसका नाम सहायक क्रिया भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस की वाज या वाज का प्रयोग आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन जो भी है हमेशा आई का प्रयोग उससे किया जाता है। एक बात ध्यान रखिए, आई के साथ वर्ब का प्रयोग भी होता है। कहाँ होता है? आई के साथ वर्ब का प्रयोग वहाँ होता है जो इमेजिन किया जाता है, जबकि रियलिटी में होता नहीं है। When any imaginary sentence is produced by you, that is in that you will apply their verb with I. Like if I were the principal of school, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। देखिए यहाँ इमेजिन किया गया है, इफ आई वर, यदि मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता, तो ऐसे जगह आई के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं और बाकी नॉर्मली जनरल में हम आई के साथ सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, वाज का ही करते हैं और बाकी जितना सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है उसके साथ हम आई का प्रयोग, वाज का प्रयोग करते हैं। वर्ब का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अब रूल्स, कैसे आप किस नियम को अप्लाई करेंगे जिससे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा या इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करना रहेगा, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सेंटेंस का एक उदाहरण दे रहे हैं, तुम पत्र लिख रहे थे, तुम पत्र लिख रहे थे। अब इसमें देखना है प्रथम का
काम जब भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना रहता है तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानिए। टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? रहा था, रहे थे, देखिए यहाँ रहे थे आ गया तो क्लियर हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, राइट। अब इसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर कर लीजिए। वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो जैसा सर बताए हैं कि प्लूरल के साथ वर लगता है तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो यहाँ वर लगेगा, ये क्लियर हो गया। अब ये सिंपल सेंटेंस का है तो सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तो सब्जेक्ट का पता करने के लिए बताए थे कौन पत्र लिख रहा था, उत्तर मिलेगा तुम पत्र लिख रहे थे। तो तुम की अंग्रेजी यहाँ लिखो, तुम की अंग्रेजी होती है यू, राइट। अब उसके बाद वाज या वर अप्लाई करना है तो यू प्लूरल पता है तो यू के साथ क्या लगा? अप्लाई करेंगे वर, यू वर। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, जबकि वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू बी फॉर्म होता है। वर्ब का क्या होता है? बी फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी जोड़ा जाता है। तो सिंपल साधारण भाषा में समझिए, वर्ब लिखेंगे, वर्ब मतलब क्या होता है? लिखना, लिखना का मतलब क्या होता है? राइट, राइट है। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, जब आईएनजी जोड़ेंगे ई हट जाएगा तो सीधे हो जाएगा यू वर राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लिख रहे थे? पत्र, हम अप्लाई कर देंगे क्योंकि पत्र एक ही लिखा जाता है, 10-20 एक साथ में नहीं लिखा जाता है, तो यू वर राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन आगरा जा रहा है, मोहन आगरा जा रहा था। अब इसका क्या है? पहचान करिए, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी मिल गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर उसके बाद पहला नियम सब्जेक्ट वाज नियम, तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? वैसे ही मोहन, उसके बाद सिंगल नंबर है तो वाज, गो टू आईएनजी गोइंग टू आगरा, बस सेंटेंस क्लियर। लेकिन अगर हिंदी से इंग्लिश में आप क्लियर कर सकते हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा कि यूज द वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे है मोहन, इसके बाद डॉट 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 ब्रैकेट में गो टू स्कूल। अब यहाँ दे दिया गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप कन्वर्ट करिए इसे, ठीक। तो क्या करना है? अब पास्ट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब अप्लाई करेंगे तो मोहन के साथ क्या लगेगा? वाज, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग टू स्कूल, बस हो गया। ये आपका इजी वे से हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगर नेगेटिव रहता है सेंटेंस, नेगेटिव माने नकारात्मक, जैसे कमला रोज स्कूल नहीं जाती है, कमला रोज स्कूल नहीं जाती है। क्या करेंगे हम इसके लिए? नेगेटिव सेंटेंस है, सीधे अगर नहीं है तो आप जान जाएंगे कि नॉट है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो वही नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट कमला, यहाँ पे जाती के बजाय जा रहे कर दे रहे हैं, नहीं जा रही थी, गलती से प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा गया था, सॉरी। तो कमला, उसके बाद वाज, उसके बाद नॉट, जैसा नियम है वाज वर्ब प्लस नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म गो आईएनजी गोइंग टू स्कूल। ये आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट के नेगेटिव का हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव हिंदी सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर यही इंग्लिश में रहे तब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ऐसे ही इंग्लिश में आ जाए, जैसे माय मदर डॉट 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 कुक द फूड डेली, द फूड डेली। अब ऐसे लिखा हुआ आएगा और उसके बाद यहाँ
कैसा रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव आपको बनाना है, इसमें कन्वर्ट कर देना है, वर्ब को अप्लाई करना है इसे। तो क्या कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, माई मदर, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज और नॉट, वाज नॉट। अब कुक का आईएनजी फॉर्म लिख दीजिए, कुकिंग द फूड डेली। ये आपका इंग्लिश वर्जन हो गया। थोड़ा सा गंभीरता से अगर आप सोचेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी इजी वे से आप काम कर लेंगे। अब आगे वाला है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसा कि बताया गया है, दो इंट्रोगेटिव यहाँ लिखा गया है। दो इंट्रोगेटिव में आपका जैसे कि पहला वाला है ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसका हिंदी में देखते हैं कि क्या मोहन रोज खाना पका रहा था। तो जब भी आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो सिस्टमेटिक ढंग से नियम वाइज करिए कि जैसा बता रहे हैं। सबसे पहले पहचान देखिए, पहचान रहा था, रही थी, क्लियर करिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। फिर उसके बाद आप इसके इंट्रोगेटिव वाले नियम पर आइए। इंट्रोगेटिव वाले नियम का मतलब यह है, सबसे पहले अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो नियम नंबर 1, अगर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में आता है तो नियम नंबर 2 आप अप्लाई करोगे। तो क्या मोहन रोज खाना पका रहा था, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले लिखोगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म कुकिंग द फूड डेली। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। ध्यान दें, क्वेश्चन मार्क लिखना मत भूलिए। वाज मोहन कुकिंग द फूड डेली। अब अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से रहे, जैसे मोहन रोज, इसी को हम बताते हैं मोहन रोज क्या पका रहा था, मोहन रोज क्या पका रहा था। अब देखिए पहला वाला सेंटेंस रहा क्या मोहन रोज खाना पका रहा था। अब इसमें है क्या मोहन रोज क्या पका रहा था, दोनों में अंतर है। पहले भी वीडियो में आपको बताए हैं, क्या मोहन रोज खाना पका रहा था, उसमें पूछा जा रहा है कि मोहन रोज खाना पका रहा था कि नहीं पका रहा था। लेकिन इसमें अब मोहन रोज क्या पका रहा था, इसमें काम हो रहा है, लेकिन कौन सा काम हो रहा है, मोहन रोज क्या पका रहा था, खाना पका रहा था, चाय पका रहा था, क्या पका रहा था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मोहन रोज क्या पका रहा था, ऐसा सेंटेंस जब आएगा, अर्थात क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब बीच में रहेगा। प्रश्नसूचक वाक्य जब बीच में रहेंगे, शब्द रहेंगे, तो उसके पहले क्यों, क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये क्या, व्हाट, उसके बाद वाज या वन, व्हाट वाज, उसके बाद मोहन कुकिंग डेली, व्हाट वाज मोहन कुकिंग डेली। अब ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगर आप नियम से आप करते जाएंगे, ट्रांसलेशन करते जाएंगे, तो शायद कहीं भी मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसा कि अभी आपने नेगेटिव पढ़ा, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ा, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कराता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी वैसे ही है, कहीं कोई अलग अंतर नहीं है। क्या मीना रोज स्कूल नहीं जा रही थी। अभी देखना है, क्या मीना रोज स्कूल नहीं जा रही थी। तो अब देखिए क्या भी है और नहीं भी, अर्थात इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, तो वही नियम अप्लाई करेंगे। वाज मीना not
गोइंग टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क, ठीक। वाज मीना नॉट गोइंग टू स्कूल डेली। अब ये अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जैसे मीना रोज स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, बस इसका ट्रांसलेशन सीधे ऐसे कर देंगे। आपको पता है क्वेश्चन वर्ड पहले, तो वाई वाज मीना नॉट गोइंग टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क। एकदम इजी है, और ये इजी इसलिए है क्योंकि आप नियम से चल रहे हैं। जब आप नियम से चलेंगे, सबसे पहले पहचान, उसके बाद आप स्टडी और रिकॉग्नाइज करना, फिर उसके बाद ये रूल्स। अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप करते हैं तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज आपके साथ है कि आप जितनी बार ट्रांसलेशन करते हो हिंदी से इंग्लिश, उतनी बार इस नियम को अप्लाई करते जाओ। एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस आपका कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। बस इस नियम को आप मत छोड़िए, और मेरा ये दावा है कि 100 में 100% मार्क आपको मिलेंगे। बस इस नियम को अप्लाई करते जाइए। अब कुछ और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसलेशन करते समय कि मोहन और सीता स्कूल जा रहे थे। अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन इस बात का होता है कि मोहन है, सीता है, तो फिर ये सिंगुलर माना जाएगा कि प्लूरल माना जाएगा। आपको प्लूरल पता है कि एक से अधिक लोग जहां हो जाते हैं क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, प्लूरल है। और बाकी रहे थे जब है तो फिर क्या हो गया, प्लूरल ऑटोमेटिकली हो गया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मोहन एंड सीता, मोहन एंड सीता वर गोइंग टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। बाकी अगला जो हम सेंटेंस आपको बताएंगे वह सेंटेंस जो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहेगा। अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसे आप बार बार देखिए और उस अनुसार अपनी किताब खोल के प्रैक्टिस करिए। और ये हमारा 100% दावा है कि आपका कोई भी ट्रांसलेशन गलत नहीं रहेगा। चाहे इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे, चाहे हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, या इंग्लिश से हिंदी करेंगे, कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसे ही आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। ट्रांसलेशन में कोई आपको फेल नहीं कर सकता, और जब तक हम हैं हम बिना आपको सिखाए रह नहीं सकते। ये मेरा पूरा दावा है आपके साथ, और एक दिन आप बेहतर बन जाएंगे। इसी के साथ फिर एक बार कहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों से शेयर करना भी अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।